Hello, we will be going to revise the polity revision, and in this we have topics. What we will be discussing today, the topics are fundamental rights, DPSP, and fundamental duties. Okay, so as we have discussed the uh, questions in the previous session, in the same session, in this session also we will be going through the same process. I'll be discussing some of the questions from you in the test, and we'll look into the previous year question as well. Okay, so this let's start. So if we talk about the fundamental rights का अगर हम basics से बात करें तो before coming on to this question, I'll give you a brief about the fundamental rights. तो fundamental rights की अगर हम basics से बात करें तो fundamental rights जो first मतलब mooted हुए है ना, तो पहली बार जिनको बोला गया तो उसका रेफरेंस हमें कहाँ से मिलता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल 1895, ठीक है, एंड इट इज एक्चुअली इंस्पायर्ड बाय बाल गंगाधर तिलक. तो पहला इंस्टेंस हमें फंडामेंटल राइट्स का, अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे तो फंडामेंटल राइट्स का हमें यहाँ से मिलता है. देन सेकंड हमें मिलता है नेहरू रिपोर्ट ऑफ 1928, ठीक है, जिसमें फंडामेंटल राइट्स को डिमांड किया गया था. एंड देन इन कराची सेशन of Congress 1931, a resolution was adopted for the same, for fundamental rights. अब कराची सेशन 1931, who chaired this? प्रेसिडेंट कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल. Okay, so these are the sort of extra information which you must remember with respect to fundamental rights. Now coming on to the constitution, fundamental rights are enshrined in constitution in which part? It is in part 3 of the constitution. And कौन कौन से आर्टिकल से लेकर है? आर्टिकल 12 to 35, ठीक है. तो ओरिजिनली अगर हम बात करें तो ओरिजिनली देयर वर 7 फंडामेंटल राइट्स थे ओरिजिनली, है ना, बट थ्रू 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, है ना, 1978, जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको हटा दिया गया यहाँ से, एंड इट वाज पुट अंडर डिफरेंट आर्टिकल, अंडर आर्टिकल 300A. नाउ you also come across with a question like right to property is a legal right or a constitutional right, but and in some state PCS as well, it is mentioned or it is given the answer that it is a legal right. Yeah, though it is correct, it is a legal right, but we have to go with the Supreme Court view. The Supreme Court has viewed that right to property is a constitutional right because it is mentioned under article 300A, ठीक है. तो अगर यूपीएससी में क्वेश्चन आता है तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ही मेंशन करना है. विद रिस्पेक्ट टू द फंडामेंटल राइट्स, हु विल बी द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स? ऑप्शन ए प्रेसिडेंट and option B Supreme Court. Yes, tell me. Yes, correct. It is Supreme Court. Supreme Court will be the guardian or the protector of fundamental right, ठीक है. एक और क्वेश्चन आया था यूपीएससी में जिसमें पूछा गया था कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन कौन होगा, है ना, विल बी द गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. तो वहां पर भी सुप्रीम कोर्ट ही होगा, ठीक है, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ लेट अस डिस्कस सम ऑफ द क्वेश्चंस through which we'll have more clarity on these aspects कि कौन कौन कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं. देखो फिलहाल अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट्स की
तो यूपीएससी जनरली क्वेश्चन पिक करता है जो न्यूज़ में रहते हैं, ठीक है। तो अगर कोई उसमें न्यूज़ में है तो वो आपके सामने आएगा। हेलो, हेलो। हाँ, मेरे को दिख नहीं रहे हो आप, नाम बताएंगे अपना? अभी आया अंश, हाँ, हाय अंश। सर, हाँ हाँ हाँ। तो I नमस्कार was सर। discussing, I was discussing about fundamental rights, है ना। I just brief about the fundamental rights कि क्या क्या fundamental rights हैं और क्या इसमें important चीज़ें हैं। मैं एक बार फिर से brief कर देता हूँ, ठीक है। ओके। तो ओके। fundamental rights, मतलब आज के हम जो हमारा रिवीजन सेशन है that will comprise of fundamental rights, DPSP and the fundamental duties। तो fundamental rights का अगर हम पहली बार जो रेफरेंस मांगते हैं या इंस्टेंस देखते हैं कहाँ पर आया, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल 1895 में हम पहला रेफरेंस फंडामेंटल राइट्स का देखेंगे, है ना। इट वाज इंस्पायर्ड बाय बाल गंगाधर तिलक। देन सेकंड रेफरेंस जो हम फंडामेंटल राइट्स का देखते हैं, देन इट कम्स इन नेहरू रिपोर्ट 1928। अवेयर हो आप इससे, है ना, जिसमें फंडामेंटल राइट्स को डिमांड किया गया था। देन इन कराची सेशन 1931, है ना, अ रेजोल्यूशन वाज पास्ड और अडॉप्टेड फॉर द फंडामेंटल राइट्स कि हमारे पास होने चाहिए, ठीक है। कराची सेशन जो है 1931 का, अगर हम उसको बात करें कि हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस इन कराची सेशन, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। कमिंग ऑन टू द फंडामेंटल राइट्स की किस पार्ट में है कॉन्स्टिट्यूशन के, तो इट इज इन पार्ट 3, ठीक है, पार्ट 3 एंड आर्टिकल 12 to 35। इनिशियली ओरिजिनली देयर वर 7 फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। उसमें से 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट को हटा दिया गया एंड इट वाज पुट अंडर सेपरेट आर्टिकल, अंडर आर्टिकल 300 ए। तो अंडर आर्टिकल 300 ए में इस सेपरेटली मतलब प्रोवाइड किया गया है। अब यहाँ पर ना क्वेश्चंस बनते हैं कि राइट टू प्रॉपर्टी इज अ लीगल राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। तो इन सम स्टेट पीसीएस यू विल आल्सो फाइंड दैट it is mentioned or the answer is given that it is a legal right, but we have to go with the supreme court view। supreme court का क्या व्यू था उस पे, तो सुप्रीम कोर्ट का व्यू ये था कि राइट टू प्रॉपर्टी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एज इट इज मेंशन्ड इन अंडर आर्टिकल 300 ए। तो अगर यूपीएससी में क्वेश्चन आता है कि वेदर इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, लीगल राइट और अ फंडामेंटल राइट, देन यू हैव टू मार्क इट एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ठीक है। बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी देता है उसके ऊपर लॉ बनाने के लिए, तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो है ही और वही मार्क करना है। एक और फैक्ट है, sometimes you will be asked who is the guardian or the protector of the fundamental rights। तो आप बताओ, प्रेसिडेंट होगा कि सुप्रीम कोर्ट होगा? सर, जुडिशियरी। है ना, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। जुडिशरी नहीं कहेंगे हम, सुप्रीम कोर्ट को कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। सिमिलर क्वेश्चन एक आप पूछा हुआ है कि गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कौन होगा, है ना। उसमें भी प्रेसिडेंट और ये सुप्रीम कोर्ट ऐसे ऑप्शन थे, तो सुप्रीम कोर्ट ही होगा बिकॉज फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम कोर्ट ऑलवेज, ठीक है। तो ये जस्ट ब्रीफ था एंड अभी थोड़ा सा और हम चलेंगे आगे, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो और पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो लेट अस डिस्कस दिस क्वेश्चन। आप मेरे साथ बने रहो और डिस्कस करें, आपको बहुत बेनिफिट होगा इससे, ठीक है। आप खुद भी अटेम्प्ट करना ताकि आपको अपनी गलती पता पड़े, भले ही आपने रिवाइज किया नहीं किया, जो भी आपकी अभी प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन है या नॉलेज या रिवीजन स्टेटस है उसके अकॉर्डिंग आप करो, ठीक है, मजा आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स आर गारंटेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द राइट टू फ्रीडम। पहले मेरे को बताओ राइट टू फ्रीडम कौन सा आर्टिकल में है? हेलो, सर, 18। राइट टू फ्रीडम 18 में नहीं है, 18 में हेलो। एबोलिशन ऑफ टाइटल्स है। अपना माइक ऑन ही रखो, मेरे साथ कम्युनिकेट करते रहो, ठीक है। बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और बहुत सारी चीजें अभी याद भी हो जाएंगी आपको। राइट टू फ्रीडम अंडर आर्टिकल ओके 19 सर। है, ठीक। 19। 17 कौन सा है? अनटचेबिलिटी, बचत। है ना, ठीक है। तो ओके राइट सर। टू फ्रीडम अंडर 19 की बात कर रहा है, कौन कौन से राइट हैं इसमें? राइट टू असेंबल पीसफुली,
है? हेलो। सॉरी, हाँ, खुद सोचो, लॉजिक लगाओ। राइट टू असेंबल पीसफुली, कभी कोई मना करता है आपको? सर जब वायलेंट वो पीसफुली वर्ड इज अटैच, एडजेक्टिव अटैच पीसफुली, कोई मना करता है आपको चाय पीने पे, टपरी पे, अपने नो फ्रेंड्स के साथ खड़े होने नो में? सर, नहीं ना? नो सर। तो एक मिनट, है ना? तो ये हमारा क्या हो गया, करेक्ट है। ठीक। सेकंड देखो, राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस, हमारे इंडिया में बहुत सारी एसोसिएशंस बनती है, फिक्की है, डिक्की है ना? यस सर। तो इट इज ऑल्सो गारंटेड, राइट टू फ्रीडम है। राइट टू स्ट्राइक और इफेक्टिव बार्गेनिंग, स्ट्राइक का राइट है क्या? नहीं है, है ना? फंडामेंटल राइट नहीं है, दो इट मे बी अ लीगल राइट, बट राइट टू स्ट्राइक इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। हमेशा याद रखना है, स्ट्राइक कभी कोई नहीं करता। कि जैसे हम देखते हो ना, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, ईसीए, ड्यूरिंग कोविड भी लगा था, है ना? तो उसमें यस सर। डॉक्टर्स और जितने भी जो एसेंशियल कमोडिटीज जो सर्विसेज जो दे रहे थे, दे वर नॉट सपोज टू स्ट्राइक और गो ऑन ऑफ, ठीक है? तो इट इज ऑल्सो नॉट इट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। तो 3 को हम एलिमिनेट करते हैं, ये गया हमारा। 1 एंड 2 हमारे पास है, इसमें है और इसमें है, मतलब फोर्थ हमें देखना है। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इज इट? 21 सर। हाँ, ये अंडर 21 आर्टिकल। आर्टिकल 21 में है ना? यस तो सर। इट इज नॉट राइट टू फ्रीडम, बट ये आएगा। राइट टू फ्रीडम स्टार्ट होता है आपका 19 से लेके 24 तक, 4 तक। ठीक? ओके सर। तो आंसर विल बी 1, 2 एंड 4। 19 में आपके डिफरेंट फ्रीडम्स है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, फ्रीडम टू रिसाइड इन इंडिया, फ्रीडम टू ट्रेवल अब्रॉड, ट्रेवल इन विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, है ना? फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस, ये सब आपके 19 में। 21 राइट टू पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी, ठीक है? तो ये भी आपका आएगा 19 टू 24, ये आपके राइट टू फ्रीडम में आएंगे। ओके, ओके सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। विच ऑफ द फॉलोइंग कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, पहले बताओ मेरे को, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स कौन कौन से आर्टिकल से स्टार्ट होते हैं? आर्टिकल 23, 24। 29 एंड 30, ये अभी अब ये सॉरी आपको सर। याद रहेगा, ठीक है? आर्टिकल 29 एंड 30 आर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। आर्टिकल 25 टू 28 आर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, है ना? रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। कई बार ऐसे भी स्टेटमेंट बन सकते हैं, मतलब बनते हैं, ये स्टेट पीसीएस में आपको देखने को मिलेंगे और बनते भी हैं ये, कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कौन कौन कंप्राइजेज ऑफ विच आर्टिकल, या राइट कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स कंप्राइजेज ऑफ विच आर्टिकल 29 30, ठीक है? तो 29 30 की हम बात करेंगे। आर गारंटेड कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। अब विद रिस्पेक्ट टू माइनॉरिटीज, एक और मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा कि माइनॉरिटी जो वर्ड है, दैट इज माइनॉरिटीज नॉट, नहीं मेंशन है। हाँ, नॉट डिफाइंड, मेंशन तो है, नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना? डिफाइंड नहीं है, मेंशन है। और कौन कौन सी माइनॉरिटीज मेंशन है? ऑन द बेसिस ऑफ, कास्ट, नहीं, लैंग्वेज, यस, लैंग्वेज एंड रिलीजन, रिलीजन। ठीक है? केवल यही दो बेसिस पे माइनॉरिटीज मतलब मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, डिफाइन नहीं है वर्ड। माइनॉरिटीज जो वर्ड है, दैट इज डिफाइंड अंडर माइनॉरिटीज एक्ट 1993, ठीक है? 93 का एक एक्ट है, उसके अंदर नेशनल कमीशन ऑन माइनॉरिटीज एक्ट 1993 के अंडर माइनॉरिटीज वर्ड डिफाइंड है। उसमें कितनी माइनॉरिटीज आइडेंटिफाई की हुई हैं? हाउ मेनी माइनॉरिटीज? उस एक्ट में 5 माइनॉरिटीज थी, ठीक है? मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख्स, बुद्धिस्ट एंड पारसीज,
ठीक। रिसेंटली 2014 में जैन्स को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। तो अभी ये आपके पास इंफॉर्मेशन होगी, तो ये आपको जो अगर कोई क्वेश्चन आता है ऐसा इससे रिलेटेड, है ना, आपको मतलब काफी पता रहेगा इसमें एलिमिनेट करने के लिए। कई बार बन जाते हैं क्वेश्चन ऐसे। तो अब देखते हैं, राइट टू एस्टेब्लिश सर एंड हाँ सर ये जो 2014 में इनको ऐड किया है तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल के उससे किया है कि ये नॉर्मल रेगुलेशन? नहीं नहीं, ये वाला एक्ट जो है ना 93 वाला, इसमें ये अमेंडमेंट हुआ है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं होगा। ओके सर। ठीक। तो एस्टेब्लिशमेंट एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस, माइनॉरिटीज के हैं कल्चर एंड एजुकेशन में, वो अपनी चॉइस के यस सर। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कर सकते हैं। यस, दिस इज करेक्ट। राइट टू कंजर्व लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर ऑफ देयर यस ओन। सर। यस। राइट टू इम्पार्ट एजुकेशन टू यस। देयर चिल्ड्रन इन देयर ओन लैंग्वेज। यस, है ना। तो यस। इसमें ज्यादा मतलब कुछ दिया हुआ नहीं है, और इस ऐसे स्टेटमेंट्स को ना थोड़ा सा वेलफेयर इसमें अप्रोच में सोचो कि अगर उनको माइनॉरिटीज को राइट है तो ये चीजें होनी जरूरी है। ठीक, तो आंसर विल बी 1 2 3। आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो इसमें यहाँ थोड़ा सा कुछ एक्सप्लेनेशन है विद रिस्पेक्ट टू आर्टिकल 29 30 29 में अगेन वही बात की हुई है कि इट 29 ग्रांट्स प्रोटेक्शन टू बोथ रिलीजियस माइनॉरिटी एज वेल एज लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। हाँ, अभी यहाँ पर एक और चीज, एक और मतलब पॉइंट बनता है कि कम्युनिटीज, माइनॉरिटी कम्युनिटीज प्लस इंडिविजुअल। समटाइम्स क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में केवल मतलब इंडिविजुअल्स को राइट नहीं है, कम्युनिटीज को राइट्स है, minority communities. Is that statement true or wrong according to you? दोनों को है। ठीक है, 29(1) talks about communities and 29(2) talks about individuals. ठीक है, यस सर। एंड 30 आपका एजुकेशन से रिलेटेड है, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक बेसिस पे है। माइनॉरिटीज यहाँ पर 30 में डिफाइन की हुई है। ठीक है, मेंशन की हुई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following cases may be considered as a violation of fundamental rights guaranteed under Article 19? Again, right to freedom. तो prohibition of women स्पीच from, सर। sorry, राइट टू फ्रीडम स्पीच वाला है ना ये? हाँ, right to freedom of speech and expression। ठीक है, वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट कौन सा इसमें वायलेट कर रहा है? प्रोहिबिशन ऑफ वुमेन फ्रॉम ओपनिंग अप न्यू आईटी ऑफिस। यस, है ना। राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, प्रोफेशन भी आएगा इसमें। ठीक है, तो ये वायलेशन है। देन फोर्सिंग पीपल फ्रॉम सर्टेन कास्ट टू परफॉर्म ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस। यस। यस सर। देन डिनायल ऑफ जनरल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट। आरटीआई। यस सर। आरटीआई, है ना। यस सर। आरटीआई यस भी सर। अंडर आर्टिकल 19 में ही आता है। ठीक है, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन ऐसा है कि इफ यू डू नॉट हैव एनी इंफॉर्मेशन देन यू कैन नॉट हैव राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बिकॉज विदाउट एनी इंफॉर्मेशन यू कैन नॉट स्पीक। सर हाँ, जो इसमें वो सीक्रेसी वाला एक्ट है तो वो ये काउंटर नहीं करता नहीं आरटीआई को? नहीं नहीं, जनरल इंफॉर्मेशन है ना। अच्छा। ठीक है, तो स्टेटमेंट बड़ी केयरफुली पढ़ने हैं, ये इसलिए दिए गए हैं ऐसे स्टेटमेंट ताकि आप फंसो वहां पर, है ना। जनरल स्टेटमेंट की बात कर रही है, अगर स्पेसिफिकली उसने बोला होता तो फिर वो गलत हो जाता स्टेटमेंट। या फॉर एग्जांपल डिनायल ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, ऐसी स्टेटमेंट होता, डिनायल ऑफ एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गवर्नमेंट, तो वो स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो आंसर विल बी 1 2 एंड 3। अब देखो 19(1) में, मतलब 19 में हमारे पास क्या क्या है, ये थोड़ी से ना मतलब इनके ऊपर थोड़ा पकड़ होनी जरूरी है, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और आता है इसमें क्वेश्चन। तो 19(1) में वन क्लॉज में सब क्लॉज हैं, ए टू लेके जी तक। ए में क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। बी में असेंबल पीसफुली, जो अभी हमने पहले क्वेश्चन में देखा था, विदाउट आर्म्स है। ठीक है,
and to form associations or unions, जो हमने फिक्की टिक्की की बात करी थी, then to move freely throughout the territory of India, और move abroad वो किस में आएगा? Right to move abroad. फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट सर। नहीं, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में इनका गांधी केस याद आ रहा है? सर ने बताया होगा। यस सर, बताया था लेकिन याद नहीं। हाँ तो कोई बात नहीं, इसीलिए रिवीजन हो रहा है ना, तो आपको ये चीजें याद रहेंगी। देन टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। एफ जो है वो ओमिट कर दिया है, एफ वाज रिलेटेड टू नॉट रिस्पॉन्डिंग आगे, ठीक है, ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड था। देन जी टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन ट्रेड और बिजनेस, जो भी हमने पहला स्टेटमेंट देखा, किसी भी वुमेन को आईटी फर्म लगाने से हटा दिया जा रहा है, तो वो इसका वायलेशन है आर्टिकल 19(1) का, ठीक है। ओके, लग रहा है कुछ इफेक्टिव लग रहा है? जी सर। ठीक, लास्ट में ना पीवाईक्यूज भी हैं, वो भी दिखाऊंगा मैं कि कैसे उनको हम देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the feature of fundamental rights guaranteed by the Indian Constitution? Features of the पहला fundamental तो rights, गलत है सर। हाँ, they are absolute and sacrosanct, गलत है ना? They can be यस abridged by Supreme Court, सर, केशवानंद भारती केस में बोल दिया गया रीजनेबल, है। यस हाँ, सर, रीजनेबल यस, एंड रेस्ट्रिक्शन। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं इसके ऊपर, तो फर्स्ट स्टेटमेंट को हटा दो यहाँ से। अब देखो, ऐसा होता है कि जब हम स्टेटमेंट पहला देखा, हमने देख लिया कि हटा दिया, तो हमें सेकंड पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, हम 3 पे जाएंगे डायरेक्ट। दे आर एनफोर्सेबल ओनली इन द हाई कोर्ट्स एंड द सुप्रीम कोर्ट्स। ओनली। ओनली, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है, अच्छा, बिकॉज दो कॉन्स्टिट्यूशन हैज एम्पावर्ड द पार्लियामेंट टू गिव दिस राइट टू एनी कोर्ट ऑफ इंडिया, लोअर कोर्ट। है ना, किसी भी कोर्ट को दे सकता है पार्लियामेंट्री राइट कि वो एनफोर्स करवाए फंडामेंटल राइट, बट अभी तक नहीं दिया, तो हमने ये ऑब्जर्व नहीं किया, तो अभी तक केवल हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट को ही ये पावर है, ठीक है। दे आर एनफोर्सेबल ओनली इन द, बस ये अगर स्टेटमेंट कुछ ऐसा भी बन सकता था कि दे कैन बी एनफोर्सेबल बाय लोअर कोर्ट्स, यस ट्रू, ठीक। और यहाँ पर ओके सर। तो ये एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है, ये आपने पढ़ी होगी लेकिन आपने इस पर ध्यान नहीं दिया होगा, इसीलिए कहते हैं कि जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे फोकस पॉइंट बनते हैं कि हाँ ये चीज ध्यान में आनी चाहिए। आंसर विल बी ए, 3 ओनली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following are the rights of the accused of a criminal offense as guaranteed by the Indian Constitution? कौन सा आर्टिकल है? 20, है ना? यस सर। So no person would be punished for the same offense more than one. Double jeopardize word सुना होगा आपने, यस सर। यस तो सर। this is correct. Then no person shall be asked to give evidence against himself or herself. ये अभी तो बहुत सारी वेब सीरीज यस भी हम सर। देख रहे हैं, उनमें भी बहुत बार ये यस सर। पॉइंट उठता है ना, कि आपने कस्टडी में, पुलिस कस्टडी में आपने जो वो ले लिया, स्टेटमेंट ले लिया, और उसके बाद फिर अगर आप उसको प्रेजेंट करते हो इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट, देन इट इज नॉट एडमिसिबल। वो मूवी है ना जेएलएलबी, जेएलएलबी यस सर। मूवी, जो कौन सी है वो, जॉली एलएलबी, जॉली हाँ एलएलबी। जॉली एलएलबी, उसमें वो कहता है कि कोर्ट, पुलिस को दिया हुआ स्टेटमेंट कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है ना। मान्य नहीं होता। हाँ, तो सेकंड इज आल्सो करेक्ट। देन नो क्रिमिनल लॉ शैल डिक्लेयर एनी एक्शन एज इलीगल फ्रॉम बैक डेट, तो ये भी करेक्ट है। सपोज करो आपने आज कोई क्राइम किया और उसके लिए कोई लॉ है नहीं, है ना, बाद में अगर वो लॉ बनता है तो ऐसा नहीं है कि पुलिस आपको पकड़ के लेके जाए, नहीं आपने फलां साल में कोई वो वाला क्राइम किया था, उसके ऊपर अब लॉ बना है तो हम आपको जेल में डाल देंगे, नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं है। सिविल मैटर्स में रेट्रोस्पेक्टिव है, इसको बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव, ठीक है। तो सिविल मैटर्स में फॉर एग्जांपल कोई मतलब प्रॉपर्टी का केस है या कोई भी ऐसा सिविल केस है, उसमें रेट्रोस्पेक्टिव हो सकता है। टैक्स वाला जो केस है, जैसे सपोज करो हमें पता पड़ा, गवर्नमेंट को आज आँख खुली कि भाई
ये तो टैक्स इवेजन हो रहा था इतने साल से, है ना, तो वो रेट्रोस्पेक्टिव बना सकती है टैक्स कि भाई आपने ये टैक्स इतने साल से नहीं भरा हुआ है, तो अब आप ये वाला टैक्स यहाँ से लेकर इस वाले साल से लेकर अब भरोगे, तो उसमें फिर वो मान्य है ना, दैट इज एडमिसिबल। बट क्रिमिनल लॉ में या क्रिमिनल मैटर्स में इट इज नॉट एडमिसिबल। ठीक है, तो आंसर विल बी 1 2 एंड 3। ओके ओके, आप हो? हेलो अंश, हेलो। हेलो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Consider the following provisions in Directive Principle of State Policy DPSP. DPSP आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक है। ठीक है, एंड डीपीएसपी पे अगर हम थोड़ी सी पहले बात करें तो डीपीएसपी जो हमने बोरो किए हैं वो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए हैं, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। एंड दीज आर मतलब अगर फंडामेंटल राइट्स हमें पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बताती हैं, तो ये हमें सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के बारे में बताते हैं, बात करते हैं। ओके, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी आर्टिकल 37, मतलब जो 37 आर्टिकल है, इट टेल्स दैट टीपीएसपीज आर इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू द गवर्नमेंट। दीज आर इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस to the government. Okay, now coming on to the question, to secure opportunities for healthy development of children. Yes, this is very much part of this DPSP. To promote equal justice and provide free legal aid to the poor. Yes, free legal aid under article 39A. ठीक है, healthy development of children 39 added by 42nd constitutional amendment act. Then to minimize inequalities in income, status, facilities and opportunities. Yes, है ना, to protect, improve environment and safeguard forest and wildlife. Yes, this is also correct. So answer will be 1 2 3 and 4. Okay, देखो अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा सा डीपीएसपी पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। दिस प्रिंसिपल स्पेल आउट द सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन द कंट्री। यस, 2015 का क्वेश्चन है। And the provisions contained in these principles are not enforceable by any court. Yes, these are non-enforceable and non-justiciable. Non-justiciable and non-enforceable. ठीक है, तो आंसर विल बी बोथ। Then consider the following statement. With reference to the Constitution of India, the directive principle of state policy constitute limitations upon. Directive principle किस पे limitation बनाती हैं? Directive principles does not constitute any limitation on either legislator or the executive, because they are, I just told you, they are the instruments of instructions. तो आंसर विल बी डी, none. ठीक है, okay, now next question. Consider the following statement regarding right to equality. Right to equality comes under bar 14, 15, 16, 17 and 18. 14 to 18 is right to equality guaranteed under part 3 of the Indian Constitution. It aims to establish social equality. Yes. It provides for reservation of seats for SC/ST in parliament and state legislature. No. Parliament and state legislature में नहीं है, रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन
केवल इन एजुकेशन अंडर आर्टिकल 15 and employment under article 16. Second statement is incorrect, first is correct. Answer will be 1. ठीक है, right to equality. तो 14 to 18 हम बात करते हैं. 14 बोलता है citizens enjoy equal privileges and opportunities. 15 provides states shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth. 16 no citizen can be discriminated against or ineligible in any employment or office, है ना, employment के लिए. 15 education के लिए. 17 untouchability and 18 titles. ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट और उसमें सुप्रीम कोर्ट सॉरी जो लेजिस्लेचर में बात की है, Article 334 of the Constitution lays down the provision of Constitution relating to the reservation of seats for the scheduled caste and scheduled tribes in the and the representation of Anglo-Indian community, जो अभी हटा दिया गया है ना, by nomination in the Lok Sabha and the legislative assemblies of the states. तो Article 334 में है वो, not under fundamental rights. Okay, next question. Consider the following statements with respect to fundamental duties. Fundamental duties, these were added by 42nd Constitutional Amendment Act 1976 under the recommendations of Swarn Singh Committee. स्वान सिंह कमेटी. तो इन्होंने रिकमेंड किया था फंडामेंटल ड्यूटीज, दो ही रिकमेंडेड 8 ड्यूटीज एफडीज, बट कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोगों ने 10 एफडीज को इंक्लूड किया एंड लेटर बाय 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एक और 11th फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड हो गई. ठीक है, तो अभी नाउ एट प्रेजेंट देयर आर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज. स्वर्ण सिंह ने भी दो रिकमेंडेशंस की थी जो एक्सेप्ट नहीं हुई. वन वाज द पेनल्टी, है ना, ऑन नॉट नॉन कंप्लायंस. अगर कोई अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा तो उसको पेनल्टी या पनिशमेंट दो. एंड दूसरा ड्यूटी टू पे टैक्स. दिस इज these two fundamental duties recommended by Swan Singh committee were not included in the final fundamental duties. तो अब बात करते हैं. The fundamental duties were inspired by the constitution of the USA no, these are inspired by USSR, erstwhile USSR. तो first statement is incorrect, eliminate. 2 3 मतलब देखना पड़ेगा. They can be enforced by law made by the parliament. Yes, पार्लियामेंट अगर लॉ बनाता है तो ये एनफोर्स की जा सकती हैं. ठीक है, then the fundamental duties have been amended only once since their incorporation in the constitution. Yes, मैंने बताया अभी 86 constitutional amendment act हुआ था. तो 2 and 3 will be the your answer. Okay, now let us have a look on the fundamental duties. कौन कौन सी हैं, ये भी important है कि हमें ये पता होना चाहिए because question can be framed. To abide by the constitution and respect its ideals, institutions, the national flag, the national anthem. To cherish and follow the noble ideas that inspired the national struggle for freedom. Yes. To uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India. Yes. To defend the country and render national service when called upon to do so. Yes. To promote harmony and the spirit of common brotherhood. Yes. Then value and preserve the rich heritage of the country's composite culture. ठीक है, preserve करने बोला है, not protect, preserve. Then protect and improve the natural environment including forests, lake, rivers and वाइल्ड लाइफ. देखो, हेरिटेज को प्रिजर्व करने के लिए बोला है. फॉरेस्ट जो नेचुरल हमारा है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनको प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव करने के लिए बोला है. तो डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्ज्योर वायलेंस, टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस in all spheres of individuals and collective activities, and to provide opportunities for education of his child or ward between the age of 6 to 14 years. ठीक है. Then to protect monuments, ये नहीं है ना, protect monuments is under article 49. ठीक है. Okay, next question. To provide early childhood care and education for all citizens under they complete the age of 6 years. ये बात कर रहा है 0 to 6 years.
ठीक है। फंडामेंटल राइट्स में है 6 to 14, फंडामेंटल ड्यूटीज में है 6 to 14, 0 to 6 किस में है? डीपीएसपी में, याद रखना। ठीक है, तो डायरेक्टली डीपीएसपी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following provisions are stated in the fundamental duties? To protect and improve the natural environment, yes. To protect monuments which are declared to be of national importance. Protect नहीं है यहाँ पर, अभी हमने देखा था क्या, प्रिजर्व करना है, बिकॉज हम प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे नेचुरल मॉन्यूमेंट्स को। ठीक है, इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट। Then to uphold and protect the sovereignty and unity and integrity of India, yes. To promote harmony and spirit of brotherhood, yes. So only two is not the fundamental duty, except all are the fundamental duties. Okay, next question. Which of the following was considered as the heart and soul of the constitution by Dr. Ambedkar? So if you have attended my previous session, उसमें भी मैंने बात करी थी कि heart and soul he Ambedkar है ना has called Article 32 to be the heart and soul of the constitution. But if we talk about the soul and the philosophy of the constitution, then we'll talk about only the preamble. ठीक है, so it is right to constitutional remedies under Article 32 for Supreme Court and Article 226 for High Courts. Okay, next question. Which of the following is not correct with reference to the rights guaranteed under the right to freedom of religion? Right to freedom of religion, Article 25 to 28. It includes right not to follow any religion. Yes, है ना, जो नास्तिक होते हैं वो भी एक उनका फ्रीडम है। Then it is subject to limitations in order to protect public order, morality and health. Yes, limitations है यहाँ पर, public order है, morality and health है। Then it also includes persuading people to convert from one religion to another. See, यहाँ पे word है persuading, तो persuading कर सकते, persuade कर सकते हो, but you cannot force. And हमें क्या करना है, not guaranteed. It provides for absolute protection from government interference in religious matters. Absolute protection again बहुत ही extreme word है, तो absolute protection नहीं है, government can interfere अगर उसको दिखता है कि yes it needs to be changed. For example, we have various instances like Sabrimala temple वाला है, ट्रिपल तलाक का है, तो it is not a correct statement. ठीक, okay, coming on to the next question. Which of the following fundamental rights under part 3 of the Indian constitutions are available only to Indian citizens? Only to Indian citizens कौन कौन से rights available है? Yes, any idea? Only to Indian citizens, बताओ। अरे चलो, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन की बात है, एलिमेंट्री एजुकेशन सबको है, नॉट ओनली टू इंडियन सिटीजन्स, तो फर्स्ट को एलिमिनेट कर दो, मतलब 2 3 तो है, 2 को देखो, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यस, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज ओनली टू इंडियंस, नॉट टू नॉन सिटीजन्स, उनको ये राइट नहीं है। राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, यस, दिस इज ऑल्सो only to Indian citizens, not to aliens or non-citizens. So answer will be 2 and 3. ठीक है, next question. In the context of the Constitution of India, the objective of justice, social, economic and political is explicitly mentioned in justice, social, economic and political is explicitly mentioned, एक तो preamble में mention है, preamble only नहीं है, directive principles और state policy only no, both preamble and directive principle और state policy yes, दोनों में mention है, आंसर विल बी सी। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे ही आते हैं, सिंपल क्वेश्चन आते हैं बहुत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इज ब्रेजन वायलेशन ऑफ आर्टिकल 23 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? आर्टिकल 23 इज रिलेटेड टू एक्सप्लॉयटेशन। ब्रेजन वायलेशन कौन सा करता है? स्टेट गवर्नमेंट टीचर ऑर्डर्ड बाय द कंसर्न गवर्नमेंट टू एंगेज इन सोशल बट नॉन टीचिंग एक्टिविटीज, स्टेट गवर्नमेंट टीचर
को ड्यूटीज दी जाती हैं. इट इज नॉट अंडर एक्सप्लॉयटेशन. तो ये हो सकता है. A migrant from Nepal working at a construction site for less than the minimum wage. Minimum wage दिख रहा है, less than minimum wage है. This is violation or this is type of exploitation. So this might be a possibility. बाकी देखते हैं. An eligible female job aspirant denied employment by the government office. It is not an exploitation. It is a discrimination. If it is so, तो ये नहीं होगा. Then a decision to not increase the dearness allowance of the government employees. नहीं, like in COVID में हमने देखा है ना, सैलरी ज़्यादा हो गई थी. तो it is not also an exploitation. Only the correct statement or the very close statement will be the migration from जहाँ पे उसके minimum wage से भी कम उसको दिया जा रहा है. It is a kind of exploitation. Okay, next question. Indian Constitution provides for a non-absolute right to assemble. Non-absolute right to assemble. Why it is non-absolute? Because yes, there are certain reasonable restrictions. Right to assemble नहीं कर सकते. धारा 144 लग गई. 4 जनों से ज़्यादा नहीं इकट्ठे हो सकते, है ना. तो इसलिए non-absolute बोला है. For its citizens, which of the following can be the ground for imposing reasonable restrictions? Grounds पूछे हैं reasonable restrictions को लगाने के लिए. Public order, morality and decency. Public health, security of the state. Public order and public health, sovereignty and integrity of India and public order. So mainly the closest or the most appropriate will be this D, sovereignty, integrity and public order. इसके बेसिस पे इनमें लगाया जा सकता है. ठीक है. Okay, next question. Which of the following fundamental duties, FDs की बात आ गई फिर से, were recommended by Swan Singh committee? अभी I just talked. Penalty or punishment for the non-compliance of the duties. Recommended by Swan Singh. Recommend किया था. Duty to pay tax, yes. Compulsory voting eligible को ये नहीं किया था, है ना. And these are the two duties which are not incorporated in the FDs. So 1 and 2 will be the answer. ठीक है. Next question. Under the Constitution of India, which of the following is not mentioned in the DPSP or state policy? Not mentioned. To provide adequate facilities for instructions in the mother tongue at primary stage of education. Yes. To prohibit the consumption of intoxicating drinks. Yes. This is mentioned. ये mention नहीं है. To promote the voluntary formation of cooperative societies. ये mention है. To take into account the claims of scheduled tribes in making appointments to service of the union. नहीं है. ये नहीं है. ठीक है. Only 2 and 3. Only 2 and 3 are mentioned. तो आंसर क्या होना चाहिए हमारा? 1 and 4, है ना. तो आंसर विल बी ए. गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन. ये अच्छा क्वेश्चन है. ऐसे भी बनते हैं, है ना. वी नो दैट DPSPs आर क्लासिफाइड एज socialist on the principle of socialist principle, Gandhian principle and liberal and intellectual principles. तो उसके बेसिस पे है. दो इट इज नॉट क्लासिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, बट यस द इंटरप्रेटर और जो कॉन्स्टिट्यूशनल को रीड करने वाले लोग हैं उन्होंने अंडर दीज 3 कैटेगरीज DPSPs को कैटेगराइज किया. तो वही क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द अबव फॉलोइंग पॉलिसीज क्लासिफाइड गांधीयन प्रिंसिपल में कौन कौन से आएंगे. तो इसके लिए पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन से हैं, है ना, ताकि हमें एक आइडिया हो जाए. अब देखो यहाँ पे क्या गांधीयन प्रिंसिपल में कौन कौन से हैं. आर्टिकल 40 इज रिलेटेड टू विलेज पंचायत. ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज दीज आर डायरेक्टली आज इन द स्टेट PCS एज वेल और UPSC में भी बहुत बार पूछा है. तो 40 आपको पता होना चाहिए, स्टेट विलेज पंचायत. 43 इज कॉटेज इंडस्ट्री. गांधी जी बात करते थे कॉटेज, है ना, खादी. देन विलेज पंचायत की बात करते थे. देन 43B इंपॉर्टेंट है, पूछा 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 से एक्ट हुआ है, कोऑपरेटिव्स के लिए है. देन 46 प्रमोशन ऑफ SC ST वीकर सेक्शन. ठीक है, उनका कंस्ट्रक्टिव वर्क का एक पार्ट है गांधी जी के. देन 47 इंटॉक्सिकेशन ड्रग्स एंड अल्कोहल, अगेंस्ट द अल्कोहल. 48 काउज, प्रोहिबिशन ऑफ काउ स्लॉटर्स, मिल्क एंड ड्रॉट कैटल स्लॉटर. ठीक है, तो दीज आर
गांधीयन प्रिंसिपल। सोशलिस्ट प्रिंसिपल में कौन से आएंगे? 38 जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, जो प्रीएम्बल में भी मेंशन है, जो अभी हमने क्वेश्चन देखा था। देन 39A फ्री लीगल एड टू द पुअर। 41 राइट टू एजुकेशन, राइट टू वर्क एंड राइट टू, ठीक है, तो 41 भी है। 42 में ह्यूमन कंडीशन फॉर वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। 43 living wage and the decent standard of living. 43A secure the participation of worker in the management of industries. 47 nutrition and public health. Then liberal and intellectual principles. 44 UCC. 45 early child care and education less than 6 years, जो अभी बात की थी earlier 14 तक थी, 14 to 10 years, within 10 years, है ना। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इसको 0 to 6 कर दिया। देन 48 मॉडर्नाइज एग्रीकल्चरल एनिमल हस्बेंड्री। 48A इट इज सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन। 49 मॉन्यूमेंट्स एंड नेशनल इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। 48A इंपॉर्टेंट है। 50 भी इंपॉर्टेंट है, सेपरेशन ऑफ पावर की बात करता है। 51 भी इंपॉर्टेंट है, पीस, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात करता है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोलता है? प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शंस, यस। कंस्ट्रक्टिव वर्क की बात है। प्रोविजन जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क, यस। देन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, दिस इज लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल एंड मॉडर्न साइंटिफिक लाइंस। साइंटिफिक आ गया मतलब इंटेलेक्चुअल लिबरल में आ गया, तो 3 को हटा दो, बचा जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन, दिस इज अ सोशलिस्ट प्रिंसिपल, नॉट गांधीयन, सोशलिस्ट, है ना। 2 भी नहीं है, तो केवल बचा 1 and 4, प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो कोऑपरेटिव्स, कॉटेज, विलेज पंचायत, वीकर सेक्शन, काउ स्लॉटर, intoxication, these are Gandhian principles. Okay, now come on to the some of the previous year UPSC question, उनको थोड़ा सा देख लेते हैं कि कैसे, बहुत इजी क्वेश्चन पूछता है। which one of the following statement is correct? rights are claims of the state against the citizens, state को डर है क्या citizen से? नहीं। rights are privileges which are incorporated in the constitution, privilege नहीं है ना। rights are claims of the citizen against the state, yes, this is the correct, citizens को डर है state से, इसलिए उनके claims है। प्रोविजन डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन एटसेट्रा, आर्टिकल 15 में अगर डिस्क्रिमिनेशन करता है तो कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये किसमें आएगा? राइट टू इक्वलिटी, बिकॉज राइट टू इक्वलिटी का है 14 15, 14 से लेके 18 तक है ना राइट टू इक्वलिटी, 16 एंड 17, ठीक है, तो इट इज अंडर राइट टू इक्वलिटी। इजी क्वेश्चन। 2021 में देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया, केवल घुमा के पूछा, कान डायरेक्टली ना पकड़ के घुमा के पूछा, पकड़ लिया। ए लेजिस्लेशन व्हिच कन्फर्स ऑन द एग्जीक्यूटिव or administrative authority on an unguided and uncontrolled discretionary power in the matter of application of law violates, मतलब थोड़ा सा पेशेंस होना चाहिए इसको पढ़ने के लिए। जनरली कुछ नहीं पूछा है, तो बोला है कि अनरेगुलेटेड, अनगाइडेड, अनकंट्रोल्ड पावर अगर स्टेट को दे दिया तो किस आर्टिकल को वायलेट करेगा? विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स? आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी को वायलेट करेगा, ठीक है। 2020 में देखो क्या क्वेश्चन में से बचा, द फॉलोइंग कैटेगरीज फंडामेंटल राइट्स इनकॉर्पोरेट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एज अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। अनटचेबिलिटी अभी मैंने बात करी, राइट टू इक्वलिटी में ही आएगा, है ना। 14 15 16 17 एंड 18, ठीक है, इजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फ्रीडम ऑफ न्यूज पेपर्स इन इंडिया कम्स अंडर 19(1)(a), right to freedom of speech and expression. Which of the following rights is available under Article 19(1)(d)? Read with Article 21. Now question is very good question and you must be aware. Aware in the sense कि logic लगा के आप आंसर ला सकते हो। For example, right to travel abroad, 19(1)(d) की बात कर रहा है। 19(1)(d) talks about movement within India, है ना। और 21 is privacy, privacy भी बात करता है 21। तो movement within India is also your privacy, although you do not live it, है ना, because wherever you are traveling, like you are going to Goa, then you are posting it on social media, तो कोई privacy नहीं रही, but it is under privacy। तो D में movement with privacy होना चाहिए।
राइट टू ट्रेवल अब्रॉड इज नॉट इन 19(1), है ना, इट इज अंडर 21, अभी जस्ट पहले बताया था। राइट टू शेल्टर नहीं है। राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी हो गए 19(1)(d), है ना। राइट टू इंफॉर्मेशन, अगेन ये भी 19(1)(a) के ही पार्ट आएगा, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, तो आंसर राइट टू प्राइवेसी ये होना चाहिए, यही है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल विद इन द परव्यू ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 21 में कौन नहीं आता? मेडिकल एड टू इंज्योर बाय डॉक्टर, राइट टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी लिबर्टी, ठीक है, आएगा। सेक्सुअल हेरेसमेंट ऑफ वर्क प्लेस एट वुमेन एट वर्क प्लेस आएगा। पॉल्यूशन ऑफ द क्वालिटी ऑफ वाटर, यस, राइट टू लाइफ है भाई। कैपिटल पनिशमेंट, ओके, कैपिटल पनिशमेंट इज एन एक्सेप्शन टू आर्टिकल 21 because capital punishments are given only in case of heinous crimes, and the heinous crimes are said or observed by the Supreme Court that as also observed in बच्चन सिंह केस, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि कैपिटल पनिशमेंट तभी दिया जाएगा अगर वो क्राइम बहुत हीनियस है और मतलब आउट ऑफ द स्कोप है, तो उस केस में वो बंदे को राइट टू लाइफ है नहीं, है ना। तो इट विल नॉट कंसिडर द कैपिटल पनिशमेंट, तो आंसर विल बी डी। Then are envisaged by the right against exploitation in the Constitution of India. Right against exploitation, अभी देखो इसमें राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन मतलब कि 23 एंड 24 की बात कर रहे हैं। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर, यस। एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये 17 में है, तो सेकंड को हटा दो, आपको और कुछ देखना ही नहीं, आंसर विल बी 1 and 4। ठीक है, ओके। देन 2005 में पूछा गया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आर्टिकल 301 इज रिलेटेड टू राइट टू प्रॉपर्टी, नहीं, मैंने स्टार्टिंग में मेंशन किया था, इट इज अंडर 300A, तो 1 तो है नहीं। देन राइट टू प्रॉपर्टी इज अ लीगल राइट बट नॉट अ फंडामेंटल राइट, मैंने बोला था कि समटाइम्स इट इज आल्सो सेड एज लीगल राइट, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, बिकॉज अगर मैं इसको भी इनकरेक्ट करता हूँ तो फिर मेरे पास बचता ही नहीं है कुछ, तो एनी हाउ मेरे को इस स्टेटमेंट को करेक्ट मानना ही पड़ेगा बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन दैट first statement is wrong and the third statement is also wrong because article 300A was inserted in 44th amendment during the congress period, नहीं 44th कांग्रेस में नहीं लाया गया, 42nd कांग्रेस के टाइम पे लाया गया, 44th was लाया गया बाद में मोरारजी देसाई में। ठीक है, तो आंसर विल बी दिस A, 2 only। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो इसमें बात करते हैं, ब्रिटिश सिटीजन स्टेइंग इन इंडिया कैन नॉट क्लेम राइट टू फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन। अब यहाँ पे बात आ रही है ओनली टू सिटीजन्स, है ना। तो फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन, ठीक है, देखते हैं। इक्वलिटी बिफोर द लॉ, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन। फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, आर्टिकल 14, 15, 16, 19, 29 and 30. These are the articles which are guaranteed only to citizens of India. तो इक्वलिटी बिफोर लॉ 14 है ना। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी 21 है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, बट फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन ये नहीं होगा। ठीक है, कैन नॉट क्लेम राइट टू फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन। ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स क्यों आगे यहाँ पे बोलेंगे भाई मेरे को हक दो, ये है ना, उनको लेना पड़ेगा, अपना अपनी फंडामेंटल राइट पे नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ, 14 तो है, 15, 16, 19, 29 and 30 are only to citizens of India. The Constitution of India recognizes only religious minorities, no. Only linguistic, no. Both religious and linguistic, yes. Okay, which of the following Constitution of India safeguards one's right to marry the person of one's choice? जहाँ पे भी choice की बात आ रही है तो मतलब personal liberty होनी चाहिए, आर्टिकल 21। ठीक है, तो आई होप
इसमें आपको कुछ जानने को मिला होगा। एंड ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए और डिस्कशन के लिए जुड़े रहें। तब तक के लिए थैंक यू।